कोई भी फाइल देख लीजिए जो खाली होगा उसमें कोई भी लगा दीजिए। बैठ जाइए सभी लोग। हिस्ट्री में सर कहां तक बता दिए आप लोगों को? मंजू सर कहां तक पढ़ा दिए? राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया। ओके, मतलब जल्दी ही अब खत्म होगा आप लोगों का इतिहास, है ना? खत्म होगा अब जल्दी। चलिए, लास्ट क्लास में कहां तक बताए थे? हाँ, याद है कि सब भूल गए? मौर्य वंश तक, है ना? मौर्य वंश तक पढ़ाए थे ना शायद? चलिए आगे देखिएगा सभी लोग। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। जब तक मगध पर मौर्य वंश का शासन था तब तक पूरा भारत समझिए एकदम सेंट्रलाइज है, मतलब एकदम केंद्रीकृत शासन व्यवस्था चल रहा है। समझ गए? और जैसे ही मौर्य वंश का शासन समाप्त हुआ तो मौर्योत्तर काल में हमने बताया था कि 3 वंश को मगध के लिए एकदम याद रखिएगा एक साथ में। कौन कौन सा? मौर्योत्तर काल में कौन कौन सा बोला था? तो मौर्योत्तर काल में हमने बोला था एक तो शुंग वंश, हाँ, कण्व वंश, और उसके बाद कुषाण। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यही तीनों याद रखना है आपको। वैसे मौर्योत्तर काल में टोटल 8 राजवंश रहे थे, लेकिन बिहार पर जिसका शासन रहा था हम केवल उसी को बताएंगे। समझ में आ गया आपको? को रिलेट कर देंगे सभी, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, सभी ऑनलाइन वाले को भी जय हिंद, जितने लोग शामिल हो गए अब तक। अब हो गया भाई हल्ला, अब शांत कर लीजिए। अब आप लोग बाहर से आ चुके हैं, अब ठीक है, दाना पानी आप लोगों का हो गया अब तो अब कम से कम शांत हो जाइए। अब ऐसे ही हल्ला करते रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे फिर, बताइए? तो हमने जो एक लाइन बताया कि मौर्योत्तर काल में जो है अब भारत में जो है कई सारे क्षेत्रीय राजा अलग अलग क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था को स्थापित कर लेगा। ठीक है, जैसे मौर्य वंश के बाद में देखा जाए तो मगध पर जो हुआ आपका शुंग वंश का शासन जब स्टार्ट, तो शुंग वंश के समय में आपको ये जो कलिंग का हिस्सा दिखता है ये फिर से स्वतंत्र हो गया है, जो उड़ीसा दिख रहा है ना आपको, और यहां पर जो है आपके चेदी राजवंश आ गए। ठीक है, तो यहां ध्यान में रखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट जो बोला एकदम बढ़िया से इसको सेट रखिए, नहीं तो यहां से घबराएगा जहां नेटवर्क आपका पूरा इतिहास खराब करके जाएगा, बता दे रहे हैं आपको हम। ठीक है, मौर्योत्तर काल में मगध की स्थिति एकदम कमजोर होने वाला है। बात समझ में आया? और इसका कारण यही है कि कोई भी वैसा योग्य शासक नहीं है जो पूरे मगध को संगठित कर करके रख सके। और इसी कारण से क्या हुआ कि जैसे ही मगध पर शुंग वंश का शासन शुरू हुआ है, सबसे पहले तो यहां जो कलिंग का हिस्सा जो दिख रहा है ये अलग है एकदम। अब वो तो अशोक मिलाए थे ना, तो वो तो मौर्य वंश था, अब मौर्योत्तर की बात कर रहे हैं। अब जैसे इसके समय में यहां चेदी वंश है, ठीक जब कण्व का शासन शुरू होगा तो कण्व के शासन के दौरान ये जो दक्षिण का हिस्सा दिखता है पूरा, यहां सातवाहन का शासन शुरू हो जाएगा। आंध्र सातवाहन का नाम सुना है आपने? तो दक्षिण में इधर सातवाहनों का शासन शुरू हो जाएगा।
तो आप वैसे भी देख रहे हैं कि जो भारत के तमाम और अन्य हिस्से हैं धीरे धीरे दूसरे दूसरे जो है वंशों से जो है घिरता चला जा रहा है, और इस प्रकार से धीरे धीरे अब जो है वो स्थिति कमजोर होते जाएगा। तो 2 पॉइंट जो हमने कहा इसको ध्यान में रखिएगा मौर्योत्तर काल में जो कमजोरी रहा है। पहला कि कोई भी ऐसा नहीं रहा जो मगध को संगठित रखे, और इस कारण से जो है मगध जो है कमजोर होते जा रहा है। कारण क्या है इसका कि योग्य शासक का नहीं होना, ठीक है, योग्य शासक का नहीं होना। और दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि मौर्योत्तर काल को जो है एक ब्राह्मण जो है शासक वाला शासन व्यवस्था वाला जो है राजवंश माना जाता है। तो ये जो ब्राह्मण लोग रहेंगे, ब्राह्मण शासक रहेंगे, ये उस प्रकार जैसे क्षत्रिय करते थे शासन व्यवस्था को, उस प्रकार से संगठित नहीं रख पाते थे। तो वैसे भी मगध जो है धीरे धीरे स्थिति खराब होते गई। मगध की जो स्थिति है इतनी कमजोर हो गई है कि केवल केवल पाटलिपुत्र तक सीमित रह गया। जो पटना का हिस्सा है केवल उतना ही। सोचिए, कल्पना करिए कि एक समय ऐसा था कि अफगानिस्तान तक हमारा था, इधर बांग्लादेश तक के था, ऊपर नेपाल के बाउंड्री के साथ में था, और अब जो है केवल और केवल पाटलिपुत्र, यानी कि समझ में आ रहा है। तो जो हम बता रहे थे कि हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद के बाद मौर्य, लगातार उत्थान चल रहा था। और मौर्योत्तर में सीधा समझ लीजिए कि ग्राफ एकदम नीचे गिरेगा। फिर जब गुप्त वंश का शासन शुरू होगा तो दोबारा मजबूत होना शुरू होगा। इस ग्राफ को तो आप भूलिएगा मत बिल्कुल भी। अगर मगध की स्थिति के हिसाब से कहा जाए तो जैसे हमने कहा था कि पहले हर्यक था, ठीक है, फिर शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश के बाद मौर्य, और मौर्योत्तर में जैसे ही आएंगे, जैसे ही बात करेंगे मौर्योत्तर में, ठीक है, तो मौर्योत्तर में याद रखिएगा चाहे शुंग की बात करें, शुंग की बात करें या फिर कण्व की बात करें, यह समझ लीजिए कि स्थिति एकदम कमजोर रहेगा। फिर जब जो है आपके कुषाणों के, हालांकि सामंत बनकर के पहले जो है वो शुरू हुए मगध का ये गुप्त का शासन, लेकिन जब आपके गुप्त काल रहा तो इस समय जो है मगध की स्थिति सबसे मजबूत रही, और फिर गुप्तोत्तर में आएंगे तो सबसे खराब हो जाएगा। और फिर यही से समझ लीजिए कि स्थिति ऐसा बनेगा कि मध्यकाल के दौरान में जो है पूरे बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि फिर तो जो है केंद्र रहेगा नहीं पटना, तो फिर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाएगा। तो वैसी स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो रही है, और इसीलिए हमने आपको ये बात बताया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुंग वंश के बारे में। क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं कि मौर्योत्तर में मगध में शुंग, कण्व और उसके बाद शुंग, कण्व और उसके बाद, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक बनेगा आज का जो है आपका शुंग वंश। ठीक है, शुंग डायनेस्टी लगभग 185 ईस्वी पूर्व, कब की बात कर रहे हैं? 185 ईस्वी पूर्व लगभग। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या बोला हमने? पुष्प नहीं, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है, यही जो है मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर, बृहद्रथ की हत्या कर और इस वंश की स्थापना किया जिसको कि हम शुंग वंश के नाम से। लगभग कब? 100, तो आपने इतिहास नहीं पढ़ा होगा, 322 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 185 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश, और 185 के ईस्वी पूर्व से जो है अब आगे कंटिन्यू रहेगा आपका जो लगभग 75 ईस्वी पूर्व तक के चलेगा। तो इसकी स्थापना किसने किया है? इतिहासकारों का कहना है कि यह जो है एक ब्राह्मण शासक है। क्या कहना है? यह एक ब्राह्मण शासक है। अब यहां पर बहुत बड़ा हेरफेर किया गया है, इसलिए कि ये लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं हैं। तो शुंग वंश के शासन काल में ही जो जितने भी इस मगध के क्षेत्र में जो मानने वाले थे बौद्ध धर्म, उसको बहुत बड़े स्तर का जो है क्षति पहुंचाया गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या जो है भारी संख्या में की गई थी शुंग वंश के शासन काल में। ये क्या हो गया? मच्छर पढ़ा रहा है क्या? मच्छर भी मौका मांग रहा है कि हमको भी कम से कम एग्जाम में अपियर होने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि शुंग वंश के शासन काल में, शुंग वंश के शासन काल में, ठीक है, बड़े पैमाने पर जो है
क्या बोला हमने? बौद्ध भिक्षुकों का, बौद्ध भिक्षुकों का हत्या किया गया। इसके साथ में कई ऐसे बौद्ध विहार बने हुए थे जिसको ध्वस्त भी किया गया। समझ में आ रहा है? बौद्ध विहार का मतलब समझ रहे हैं? जहां पर बौद्ध मठ बना हुआ है, बौद्ध लोग रह रहे हैं, उसको भी ध्वस्त किया गया। विहारों को ध्वस्त किया गया, विहार को ध्वस्त किया गया। ठीक है, ये भी जो है आपके सुंग वंश के शासन काल में। किसके वंश में? इस समय देखिए ध्यान से समझिएगा, जो राजधानी था शुरुआत दौर में पाटलिपुत्र रहा, लेकिन आगे चल करके इसको बदल करके और विदिशा कर दिया गया। मगध की राजधानी पहले कहां थी? पाटलिपुत्र थी, और इसी पाटलिपुत्र को बदल करके राजधानी को जो है वो विदिशा कर दिया गया। तो यहां अगर मैप के माध्यम से भी अगर आप देखिएगा इसको, कि अब मगध से इन लोग का ध्यान एकदम हटते जा रहा है। ठीक है, तो यहां पहले जो है मगध में राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक है, और यहां से हटा करके इसको विदिशा कर दिया गया। विदिशा के विषय में कहा जाए तो वर्तमान जो है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र आपका पड़ेगा। कहां पड़ेगा? तो ये मध्य प्रदेश के हिस्से में हो गया अब पाटलिपुत्र से हट करके। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो राजा है उसका बहुत विशेष ध्यान जो है अब पाटलिपुत्र के ऊपर नहीं है। बात समझ में आ रही है? आखिर अगर उसका बहुत अधिक ध्यान रहता तो यही राजधानी रहने देता। तो राजधानी को जो है परिवर्तन किया गया है, और यहीं से समझिएगा कि अब ये सब जो है प्रकोप दिख रहा है ना। राजधानी जो है पाटलिपुत्र से कहां किया गया? पाटलिपुत्र से विदिशा किया गया। विदिशा कहां का हिस्सा भी है? तो मध्य प्रदेश जो है आपका राजधानी जो है वो चला गया। शुंग वंश के शासन काल में ही समझिए एक व्यक्ति है, एक बहुत बड़े विद्वान, जिसका नाम है पतंजलि। नाम सुना है पतंजलि का? तो पुष्यमित्र शुंग जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और उसमें जो पुरोहित था वो पुरोहित यही पतंजलि था। हालांकि जो भी अश्वमेध यज्ञ राजा करवा रहे हैं, समझ लीजिए कि अपने साम्राज्य के उन्नति के लिए करवाते थे, लेकिन उसका इसका साम्राज्य का उन्नति नहीं, आगे चल करके दुर्गति होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस बात को अगर आप ध्यान से याद रखें तो हमने जो कहा कि इसी के दरबार में एक विद्वान रह रहा है, और विद्वान का नाम क्या है? हाँ, विद्वान जो है पतंजलि। पतंजलि इसी के दरबार में रहते थे, पतंजलि। और अगर बात किया जाए तो पतंजलि के, है ना, पतंजलि जो है पुरोहित बने इनके दरबार में, और 2 यश जो है आपका अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 यशमेघ यज्ञ कराया, और ये पुरोहित रहे। अभी भी इनके नाम से आप जानते होंगे कि बाबा रामदेव का जो है पूरा पतंजलि चलता है कि नहीं चलता है? तो यही विद्वान के नाम से चलता है। समझ गए? तो ये आपके पतंजलि रहे। पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा है उसका नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है ना? बिहार के मगध क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि उनकी कहानियां आपने सुना होगा, जो मालविका से उनका विवाह होता है, और कालिदास जो है एक रचना करते हैं मालविका अग्निमित्रम का, है ना। किसका? मालविका। हाँ, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो अग्निमित्र, और अग्निमित्र से बिहार के क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं, राजधानी अभी भी जो है वो बदल दिया गया है। और इस वंश के विषय में कहा जाए तो जो आखिरी शासक है, यानी अंतिम शासक जो है, उसका नाम है देवभूति। क्या नाम है? तो 3 नाम आपको वैसे याद रखना है, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, और आपके, है ना, इसी देवभूति को जो है हत्या कर दिया जाएगा वसुदेव के द्वारा। किसके द्वारा? और फिर से मगध पर एक नया वंश जिसका नाम है, कौन सा वंश? कण्व वंश। ये लगभग होगा आपका 75 ईस्वी पूर्व में, जब की बात कर रहे हैं। तो शुंग वंश जो है बहुत लंबा चला भी नहीं। पानी देखिए, शुंग वंश जो है बहुत लंबा चला भी नहीं। तो एक बार पहले जो है इसको सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग कर्म की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हम थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, है ना।
चलिए सभी लोग, सुंग वंश है ना, सुंग डायनेस्टी जो है इसमें हेडिंग देंगे और इसमें लिखिएगा सभी लोग। ठीक है, इसमें लिखिएगा मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल में मगध की स्थिति कमजोर होती चली गई। मगध की स्थिति कमजोर होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा लगभग 185 ईस्वी पूर्व लगभग 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए एक बात को यहां और समझ लीजिएगा कि जो पुष्यमित्र शुंग जो है ये बृहद्रथ के सेना में शामिल थे पहले। ठीक है, और आगे चल करके इसी का हत्या भी कर दिया। तो एक 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 लाइन और ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, एक लाइन और ऐड कर दीजिए। मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, हत्या की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार ये ब्राह्मण शासक थे, ये ब्राह्मण शासक थे। है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा शुंग वंश के शासन काल में, शुंग वंश के शासन काल में बड़े पैमाने पे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या, बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई थी। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई तथा कई बौद्ध विहारों को भी नष्ट किया गया था, तथा कई बौद्ध विहारों को भी नष्ट किया गया था। कई बौद्ध विहारों को भी नष्ट किया गया था। लिख लिए, आगे लिखिएगा शुंग वंश की प्रारंभिक राजधानी, शुंग वंश की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र था। जबकि बाद में इसे परिवर्तित कर, जबकि बाद में इसे परिवर्तित कर विदिशा बना दिया गया। विदिशा बना दिया गया। ठीक है, आगे लिखिएगा प्रसिद्ध विद्वान,
प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि, प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि शुंगों के दरबार में रहा करते थे। शुंगों के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, लिखिएगा इसी में आ गया कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसमें पतंजलि पुरोहित के रूप में शामिल थे। जिसमें पतंजलि पुरोहित के रूप में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र के शासनकाल में भी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के शासनकाल में भी बौद्ध भिक्षुकों की स्थिति अच्छी नहीं रही। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बौद्ध भिक्षुकों की स्थिति अच्छी नहीं रही। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, देवभूति इस वंश के अंतिम शासक थे। देवभूति इस वंश के अंतिम शासक थे। लिख लिए। अब कण्व वंश के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी की आपको आवश्यकता है। एक तो ये कि ये जो कण्व डायनेस्टी के लोग भी जो है, ये भी सभी जो है वो ब्राह्मण शासक हैं। क्या है? ब्राह्मण शासक हैं। और इनके समय में ही जब कण्व डायनेस्टी चल रहा है और इस समय वसुदेव है, मगध की स्थिति इतनी जर्जर हो गई कि मगध साम्राज्य जो है, मगध केवल पाटलिपुत्र तक जो है सीमित हो गया। कण्व का शासन चल ही रहा था और इसी समय हमने बताया कि दक्षिण में जो है वो सातवाहन वंश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और सातवाहनों ने मिल करके अंत कर दिया है इस कण्व डायनेस्टी का। ठीक है, अब देखिए इस समय फिर से क्या परिवर्तन हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर सातवाहनों के विषय में आपको पढ़ना नहीं है, केवल जानना है यहां पर कि यहां जब कण्व डायनेस्टी है और यहां आपके सातवाहन है और यहां अंत किया जब इसका, तो इसी समय भारत में एक और वंश आगे मिलेगा जिसका नाम है कुषाण। क्या नाम है? तो ये सातवाहन ने अंत तो कर दिया है इसका, इस कण्व का, लेकिन आगे जब इसका अंत हुआ तो कुषाणों का जो नेतृत्व है वो रहा पूरे बिहार के क्षेत्र में। और ये एकदम से प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था को नहीं चलाएगा मगध में, क्योंकि कुषाण जो है इसका जो प्रचार प्रसार या कई साम्राज्य का विस्तार है बहुत लंबा चौड़ा है। कुषाणों की राजधानी ही 2 थी, एक था इसका राजधानी पुरुषपुर और एक था आपका मथुरा। क्या पढ़े हो तुम लोग, सब भूल गए? हाँ, पुरुषपुर पड़ता है पेशावर में। कहाँ है? जो पाकिस्तान का हिस्सा आपको दिख रहा है। और मथुरा कहाँ है? तो आप समझिए कि किसी है ना ऐसा क्षेत्र या ऐसा साम्राज्य जिसका 2 राजधानी बनाना पड़ रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को वो मजबूत करना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर देखा जाए तो एक पुरुषपुर जो है ये तो पेशावर का हिस्सा है, और मथुरा जो अगर कहा जाए ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। 2 जगह पर राजधानी है कि नहीं, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी कोई विशेष ध्यान जो है वो पटना के ऊपर या मगध के ऊपर, हाँ, एकदम पाकिस्तान की तरफ ये फैला हुआ है। और साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में ये क्या करेगा कि यही कुषाण जो है सामंत बनाएगा और सामंत बनकर के ही यहां पर
गुप्त शासन व्यवस्था शुरू होगा, गुप्त वंश का। समझ में आ रहा है? तो ये जो गुप्त है किसके सामंत हैं? किसके हैं? कुषाणों का। तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको कुषाणों से संबंधित बस जरूरत है, ठीक है। एक तो ये कि इसके जो संस्थापक है उसका नाम है कुजुल कडफिसस, नाम याद रहेगा। संस्थापक कौन है? कुजुल दस 15 बार बोलिए, एकदम ठीक हो जाएगा। पहले से ही ठीक है। हाँ, मेडिवल हिस्ट्री पढ़े ना आप लोग? नाम पूछे 8-10 को, बता दोगे? हाँ, पक्का बताओ। बताओ, कुतुब मीनार जो बनवाया गया है किसके याद में बनवाया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के याद में। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम लोग? काकी के याद में? ये कैसा नाम है भाई? उसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। समझ गए? तो शॉर्ट में सब बताता है कि देखो काकी के याद में। घर में जाके बोलो काकी के याद में बनाया गया है। काकी बोलेगी कि हम तो बोले ही नहीं थे बनवाने। बताओ, ऐसे याद रखते हो तुम? बाबर के पिताजी का नाम क्या है? माता जी का नाम? कोतलुग निगार खानम खान। समझ में आया? ऐसे नाम याद रखना है। तो नया नया नाम आपको मिलेगा। कुजुल कडफिसस कौन बना है? कुषाण के संस्थापक रहे, ठीक है। मगध क्षेत्र में गुप्तों को सामंत बनाया, ठीक है। गुप्तों को सामंत बनाया मतलब कि अभी जो है कुषाण के अंडर में रह करके और गुप्त वाले लोग जितने भी यहां पर है वो अपने राजवंश को चलाने वाला है। कुषाण वंश के एक इसमें जो है आपके शासक है जिसका नाम है कनिष्क। नाम सुना है? और कनिष्क से जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक तो कि चौथा बौद्ध संगीति जो है इसी के शासन काल में हुआ है। याद है आप लोगों को? कहां हुआ था? लगता है आप लोग पढ़े हैं नहीं। चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर में जो हुआ था, कुंडल वन में, है ना। अब इतना ही इधर रखना है आपको, कुषाण से संबंधित बात याद। और इधर आप लोग चले आइए अब गुप्त शासन काल में, ठीक है। गुप्त वंश। तो अगर सबसे पहले इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना किसने किया है? श्रीगुप्त। और ये जो है सामंत है किसका? इसका एक बेटा भी है और उसका नाम है घटोत्कच, ठीक है। ये रामायण वाला नहीं है, समझ, महाभारत वाला नहीं है। ये घटोत्कच जो है श्रीगुप्त का बेटा है और ये भी जो है सामंत बनकर के ही शासन किया। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त। और यहां से कुछ बातें आपको याद रखना है। देखिए, आपने सब्जेक्ट ये टॉपिक तो पढ़ा ही होगा पहले, जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है इंपॉर्टेंट, हम केवल उसी को जो है बताएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके विषय में कहा जाए, इसका जो इनका जो विवाह हुआ है वो हुआ है कुमार देवी से, ठीक है। किनसे विवाह हुआ है? और जब ये विवाह किए हैं कुमार देवी से तो विवाह के बाद ही जो है इनको वैशाली जो है वो मिला है और वैशाली शामिल कर लिया गया है मगध में, ठीक है।
है ना, यहां पर कुमार देवी से विवाह के तत्पश्चात वैशाली को मगध में शामिल किया गया। किसके शासनकाल में? क्योंकि इसके पत्नी है। इसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्का चलाया था इस पूरे प्रदेश में। सबसे पहले स्वर्ण सिक्का मतलब कि सोने का सिक्का चलाया था। मौर्य वंश के टाइम पर भी सोना का सिक्का वैसा नहीं चला है। उस समय जो आपके मौर्य शासन काल के दौरान जो इन लोगों का करेंसी है वो पन्न है। नाम सुना है? इनका जो करेंसी अगर मौर्य के समय में कहा जाए तो क्या है ना, ये जो सिक्का है या कहिए इनका जो करेंसी है इसको पन्न कहा जाता है। इस समय ये सोने का सिक्का खूब चलाएंगे। इवन इनके पूरे एंसेंट हिस्ट्री में अगर कहा जाए तो सबसे अधिक जो सोना का सिक्का चला है वो गुप्त शासन काल के ही दौरान चला है। तो एक तो इन्होंने जो सोना का सिक्का चलाया है, इसमें एक और बड़ा बदलाव है कि इसमें जो सिक्का होता था एक तरफ उसमें राजा रानी का चित्र रहता था और एक तरफ लक्ष्मी जी का। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप नहीं बताएंगे इसको। बताइए, सिक्का में एक तरफ क्या है? राजा रानी। राजा रानी कहने का मतलब एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम का जो है आपका फोटो है और साथ साथ में कुमार देवी का, ठीक है। और एक तरफ जो है आपके है ना लक्ष्मी देवी का। लक्ष्मी कोई बहन है आपकी? लक्ष्मी का फोटो है। एक तरफ राजा रानी का चित्र है और एक तरफ सुबह से पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है नहीं? ये तो आखिरी क्लास है और उसके बाद भी कहा जाए तो मेरा क्लास इसलिए झेल लेते हैं नहीं? नहीं तो कई बार ऐसा होगा अब नहीं सर, अब छोड़ दीजिए। कितने बजे से? 12 बजे से आए हुए हैं। 8 बजे छुट्टी होगा नहीं? हमको तो पैसा दे के बैठाए जे न बैठे हम जी। 12 बजे से रात को समझ आप लोग खुद देख करके बैठे नहीं। चलिए, आपका लक्ष्य अलग है कि नहीं? 12 बजे से लेकर के शाम को रात को 8 बजे तक, 11 बजे से जगह लूटने के लिए घंटा पहले। तो पहले इकोनॉमिक्स भारत सर का क्लास है ना 3 घंटे, फिर उसके बाद मंजू सर आए होंगे। तब ना दिमाग हैंग कर रहा आप लोगों का। वैशाली शामिल किया गया, ठीक है। कुमार गुप्त प्रथम नाम सुना है आपने? देखो हम पूछ लेते हैं पहले ही, कहीं आपका दिमाग अगर काम ना कर रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। छुट्टी हम पहले भी दे सकते हैं। इसी के शासन काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय, क्या बोला हमने? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और यह पूरे दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। समझ में आ रहा है? आवासीय कहने का मतलब है यहां स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है। क्या बोला हमने? हॉस्टल में रहता है। अच्छा, दूसरा भी जो है वो भी आपके बिहार में ही रहा है। दूसरा जो है आपके ओदंतपुरी, ठीक है। पहला आवासीय विश्वविद्यालय का नाम नालंदा, दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय का नाम ओदंतपुरी, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। और लगभग यहां जो है 20,000 छात्र हैं और हजारों की संख्या में जो है यहां प्रशिक्षक भी है ना। मध्यकाल के दौरान आप देखते हैं कि जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है बिहार पर, तो उसी समय जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी किया जाता है। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 6 महीने तक जो है यहां पर जब लाइब्रेरी में आग लगाई गई थी तो 6 महीने तक आग जो है जलता रहा था, है ना। तो अगर मुझे लग रहा है अगर इसको ध्वस्त नहीं किया जाता तो हम लोग बहुत आगे होते। नहीं, बिहार के साथ साथ भारत भी आगे होता। नालंदा विश्वविद्यालय जब है तो समझ लीजिए कि विदेश से लोग यहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हेन स्वांग भी आया है बिहार में,
है ना, चीनी यात्री हेनस्वांग। अच्छा, आपको यह भी आगे पढ़ना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भी आएगा, वो भी चीनी यात्री है। तो विदेशी लोग जो है बिहार घूमने के लिए उस समय आते थे, देखने के लिए कि किस प्रकार से यहां डेवलपमेंट है। और आज बिहार के लोग जो है पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं, पढ़ाने के लिए भी बाहर जाते हैं, नौकरी करने के लिए भी बाहर जाते हैं, है कि नहीं है? जिसके पास कम पैसा है वो बिहार में ही पढ़ते हैं, जिसके पास ज्यादा है दूसरे राज्य में जाते हैं, जिसके पास और अधिक ज्यादा है वो विदेश जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज के समय में हम लोग विदेश जाने लगे हैं। विदेश वाले लोग तो बहुत कम ही हमारे यहाँ पढ़ने के लिए तो खैर ना ही के बराबर आते हैं, है कि नहीं है? हालांकि दोबारा जो है पुनः नालंदा विश्वविद्यालय को जागृत किया गया है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ समय पहले ही उसका जो है उद्घाटन किए थे ना। लेकिन पहले जैसा बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि उतना बनना भी जो है फिलहाल के लिए तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। नहीं तो कुमार गुप्त प्रथम ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किया था। इसमें जो है बौद्ध धर्म के लोगों को विशेष करके शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उसको विशेष करके शिक्षा दी जाती थी। यहां एक से एक वैद्य भी हैं, है ना। जैसे कहा गया कि जो बख्तियार खिलजी लड़ते हुए घायल हुए, जब नेपाल के क्षेत्र में वो जीतने के लिए गया, तो जब घायल हुआ तो जितने भी उनके हकीम थे सब जब फेल हो गए, है ना, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, तो उनको भेजा गया नालंदा विश्वविद्यालय और बोला गया कि वहां के वैद्य से जाकर के आप मुलाकात करिए, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और वाकई जब वहां गए तो वो ठीक भी हो गए। तो इसमें इसी बात को तर्क देते हुए वो लोग क्या कह रहे हैं कि बख्तियार खिलजी को भी लग रहा है कि ये लोग हमसे आगे इतना डेवलप कैसे हो गया है। बात समझ में आ रही है? पहले जितना महत्वपूर्ण किताबें सबको निकालो, जितना लग रहा है, उसके बाद इसको ध्वस्त किया जाए। बात समझ में आ रही है? तो बिहार जीतना और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना, दोनों प्रक्रिया एक साथ चल रहा है बख्तियार खिलजी के द्वारा। और आप समझ गए होंगे कि धीरे धीरे जो है हम अब मेडेबल की तरफ में बढ़ेंगे भी। तो आगे देखिएगा, एक तो कुमार गुप्त से याद रखना है ये, तो ये कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है, ठीक है, जो महाबोधि मंदिर है, कहां ये? बोध गया या फिर गया, कहीं गया जिला में ही आपके बोध गया। इसका निर्माण भी जो है वो गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। ठीक है, गुप्त वंश में ही इसका निर्माण भी किया गया था, महाबोधि मंदिर का। समझ में आया आप सभी को? तो ये याद रखना है आपको। गुप्त से देखिए बहुत विशेष जो आपने पढ़ा होगा, जो मंजू सर ने पढ़ाया है वही आपको याद रखना है। जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो चीजें बदलाव रहेगा हम उसी को आपको बता करके और आगे बढ़ेंगे। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है आपके गुप्त काल के ही दौरान में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको भी यहां से याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय से एक बात को याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में याद रखना है कि चीनी यात्री फाहियान आया है। कौन आया है? और जब ये फाहियान आया तो पटना खूब बढ़िया से घूम रहा है। और इसी घूमने के दौरान में हमने कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल, जिसका नाम क्या था, राजप्रसाद का जो है प्रशंसा करता है। और क्या कह रहा है? यह मानव निर्मित नहीं बल्कि आ रहा है बाद में, लेकिन प्रशंसा कर रहा है देखने के बाद। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का महल तो पहले ही बन चुका है, ठीक है ना, उसको बाद में निरीक्षण करने के बाद। और देखिए ना, बात को समझिएगा, जब मौर्य वंश है तब तक तो मगध पीक पर ही है ना, तो मौर्योत्तर में स्थिति कमजोर हुआ है। और जब वापस से यहां पर जब आपके गुप्त वंश चलेंगे तो फिर से जो है मगध की स्थिति मजबूत हो गई है। और अब जो है राजधानी अभी जो है वो पाटलिपुत्र ही है। हाँ, गुप्तोत्तर काल की जब हम बात करेंगे तो फिर से स्थिति जब कमजोर होगा तो अब जो है पाटलिपुत्र से भी राजधानी बदला जाएगा। ठीक है, जब पाल वंश का शासनकाल अभी चलेगा तो पाल वंश के शासनकाल के दौरान जो है पाटलिपुत्र से बदल करके मुंगेर ले जाया जाएगा राजधानी। कहां ले जाएगा? तो जब तक ये गुप्त वंश है, जब तक की स्थिति मजबूत है मगध का। गुप्तोत्तर काल की अगर बात करेंगे तो इसमें दो तीन राजवंश को आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है पाल वंश के विषय में। किसके विषय में कहा हमने? ठीक है, पाल वंश के विषय में। क्योंकि आप समझिए कि गुप्त काल लगभग आपका पढ़ा ही होगा, उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं। इसकी अगर इस वंश के विषय में कहा जाए तो लगभग 750 ईस्वी के आसपास हम चल रहे हैं। अब कब बोल रहे हैं अब आपको? और एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल ने इस वंश की स्थापना किया है।
और ये जो पाल वंश है ये मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी है, मतलब बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। इसलिए हमेशा से जो इनका नेचर रहेगा बहुत सॉफ्ट रहेगा बौद्ध को लेकर के। इवन की बौद्ध शिक्षा को काफी अधिक बढ़ावा दिया जाएगा इसी पाल वंश के शासनकाल में। तो इस बात को याद रखिएगा गोपाल के संदर्भ में कि गोपाल जो है एक तो जो बौद्ध शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा को काफी इन्होंने बढ़ावा दिया, और इसी के साथ में ओदंतपुरी में जो है एक बौद्ध विहार बनाए हैं। ठीक है, ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण भी कराया है, और साथ साथ में इसी ओदंतपुरी में ही ओदंतपुरी विश्वविद्यालय या ओदंतपुरी महाविहार, ठीक है, ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना कराई है इन्होंने। महाविहार का मतलब समझते हैं, यहां शिक्षण का काम होगा, जैसे विश्वविद्यालय है ना, तो इसी को जो है ओदंतपुरी महाविहार कह दे या फिर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कह दे, दोनों कोई अलग नहीं है, वही है। बिहार सिर्फ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें जो है बौद्ध लोगों को जो है विशेष करके शिक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, और बौद्ध शिक्षा का बढ़ावा ही मिलेगा जो है इस पाल वंश में सबसे अधिक, तो जाहिर सी बात है कि भाई विहार का निर्माण तो होगा ही होगा। तो ओदंतपुरी के विषय में अगर कहा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो याद रखना है कि वर्तमान बिहार के यह जो है बिहार शरीफ में, कहां पड़ेगा? बिहार शरीफ कौन सा जिला है? वर्तमान बिहार के। तो 69th बीपीएससी में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, 69th बीपीएससी में एक बच्चा कह रहा है सर आज आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? हंस नहीं रहे तो मजा नहीं आ रहा है, ये क्या मतलब हुआ भाई बताइए? बताओ जरा, ये क्या मतलब है? हंसना एकदम जरूरी है क्या? अच्छा, आप लोगों को मतलब वो बात याद है नहीं, जो हंसे उसी का घर, लेकिन जब एक बार घर बसे तब फिर कभी नहीं हंसे। तो अभी कभी नहीं हंसे वाला फेज में हम नहीं गए हैं, उससे ठीक अभी पहले हैं, समझ रहे हैं? तो अभी ज्यादा हंसना उचित भी नहीं है। ठीक है, तो बिहार शरीफ वर्तमान के कहां पड़ेगा? अब लिख रहा है, अब ठीक है सर। ऑनलाइन वाला जो है ना, इसको कुछ नहीं समझ में जब आते रहता है ना, तो दो चार घुमा करके कमेंट ऐसा करेगा कि ऑफलाइन के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा सवाल करता है ये लोग। ये पूछता है हमसे कि ऑफलाइन के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ऑफलाइन वाले यही सवाल पूछने लगे कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो पता चलेगा कि बस मोबाइल लेकर के देख रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, बगल में चारा भी रखे हुए पूरा एकदम भारी भरकम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोपाल के विषय में 3 बातें याद रखना है कि बौद्ध शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया, ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया, और जो है ओदंतपुरी महाविहार जो वर्तमान बिहार के बिहार शरीफ में है ना, इसके बाद जो इनका बेटा है उनका नाम है धर्मपाल। ठीक है, और धर्मपाल के विषय में अगर कहा जाए तो इसने भी जो है बौद्ध जो है शिक्षा को बहुत अधिक बढ़ाया, और विक्रमशिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर कहे महाविहार। महाविहार किस लिए है? क्योंकि इसमें बौद्ध शिक्षा विशेष रूप से दी जा रही है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा विशेष रूप से। तो विक्रमशिला उस समय पूरे जगह का ही नाम था। ठीक है, विक्रमशिला में ही चूंकि स्थापना हुआ है, और इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहेंगे। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखता है भागलपुर का, वर्तमान बिहार का कौन सा हिस्सा? यही उस समय जाना जाता था विक्रमशिला के नाम से। तो वर्तमान बिहार का कौन सा क्षेत्र है?
ये सवाल जो पूछा गया था उसी में ये मेंशन था, जो केवल ए और केवल बी नहीं रहता ऑप्शन में दिया हुआ, उसमें यह था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय। पहले ही सवाल में बताया गया है कि यह जो है धर्मपाल के द्वारा बनाया गया है। वर्तमान बिहार के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन में भागलपुर नहीं था, तो उतना तो अब आप लोग दिमाग लगा लेंगे। अब लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बिहार के जिले जिस हिसाब से याद किए हो अभी, गया तो नहीं ना लगा दोगे? ऐसा तो नहीं ना कि सीतामढ़ी लगा दोगे? तो यही फायदा होता है कि आपको जब जिले याद रहेंगे, और जब भी बिहार के ज्योग्राफी में चलेंगे तो जो बचे हुए जिले हैं वो भी एक साथ में याद हो जाएगा। अभी सीमावर्ती जिला सारा याद है, भूलना नहीं है इसको किसी भी स्थिति में। एग्जाम में 2-4 नंबर तो समझ लीजिए कि जब स्थिति आपका डगमग जैसे बोलते हैं ना 50-50 है कि इसका आंसर क्या होगा, वैसे में यही वाला जो है निंजा टेक्निक का काम करेगा आपका। समझ में आया? निंजा टेक्निक समझ में आ रहा है? भागलपुर नहीं है तो भागलपुर के बगल वाला ही तो होगा। अंग महाजनपद पूछे, मान लीजिए कि भागलपुर है, नहीं है ऑप्शन में, तो उसके बगल के जिले ही होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धर्मपाल के बाद जो शासक एक बने उनका नाम है देवपाल। ठीक है, क्या नाम है? अब पहले वाला सब पुराना नाम है तो उसी स्थिति से तो रखा रहेगा ना लिखा हुआ। और देवपाल जो है इसने परिवर्तन यह कर दिया है कि जो राजधानी थी पहले से पाटलिपुत्र थी, और इसी राजधानी को इसने मुंगेर कर दिया। मगध की राजधानी कहां कर दिया? मगध की राजधानी मुंगेर किया गया। जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उस समय जो है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? आधा लोग बता रहे हैं, आधा लोग बताए नहीं। मीर कासिम के द्वारा। किसके द्वारा? वो उसी ने ना वहां पे बंदूक की फैक्ट्री भी लगाई थी। हाँ, और अगर ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा सबसे पहले जो है वो राजधानी के रूप में मुंगेर बनाया है, और ऑप्शन में अगर देवपाल मिल जाए तो सही होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कि सबसे पहला ऑप्शन दे दिया अगर मीर कासिम। जय हनुमान। अच्छा, लड़का लोग तो चलो कम से कम जो टिक आउट करता है, जैसे करेगा हनुमान जी के नाम से, शंकर भगवान के नाम से, और ये लोग जो करती है टिक आउट ललिता देवी के नाम से, है ना, भगवानी देवी के महाराज के नाम से, ऐसा ऐसा मतलब देवी देवता इन लोग खोज करके लाती है। एकदम अपना अपना सेपरेट देवी देवता है इन लोगों का। समझ में आया? अच्छा, इन लोगों का तर्क ये भी रहता है, पता है क्या? अगर एक बार एग्जाम दिया और अगर देख लिया कि इस बार जिस माता के नाम से हमने दिया था, टेक आउट किया था, उसमें हम सफल नहीं हुए, तो अगला बार माता को बदल लेगा। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, इस बार रिस्क नहीं लेना है इसके, इस बार तो रिस्क नहीं लेना है, पिछली बार हम फेल हो गए थे। तो कौन है ये? देवपाल है। और मगध की राजधानी कहां बना दिया इसने? मुंगेर बना दिया। इस वंश का जो आखिरी शासक है उसका नाम है रामपाल। क्या नाम है? रामपाल जो है इस वंश का अंतिम शासक है। याद रहेगा? तो पाल वंश से संबंधित इतना बात ही आपको मुख्य रूप से याद रखना है, जिससे प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ और नहीं, नहीं अभी है टाइम। एक वंश तो और निकाल ही लेंगे हम, अभी तक एक वंश तो और कंप्लीट हो जाएगा। चिंता मत करिए। देखिएगा, आप लोग एकदम लिखवाने के प्रति इतना हो जाता है कि जल्दी से खत्म ही कर दीजिए बस। शुरुआत में मेरा क्लास रहे तो लग रहा है कि 3-4 घंटे आराम से पढ़िएगा आप, नहीं बाद में रहता है तो थोड़ा आप लोग भी थक जाते हैं। कोई बात नहीं, जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, तब ये कौन सा प्रदेश है? उत्तर बिहार है कि दक्षिण बिहार? दक्षिण बिहार है। उत्तर बिहार है ना। और बिहार में कुछ क्षेत्रीय राजवंश भी रहे हैं, और उसमें एक बहुत ही प्रमुख है जिसका नाम है कर्नाट वंश। क्या नाम है? कर्नाट डायनेस्टी। ये भी पढ़े हैं क्या इतिहास में? भी ये सर नहीं बताया होंगे ना।
तो कर्नाट वंश के विषय में एकदम ध्यान से सुनिए पूरा स्टोरी, ठीक है। कहानी जब तक दिमाग में नहीं सेट करिए तो लिखवाने से कोई विशेष फायदा हमको होगा नहीं। तो कर्नाट वंश की जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुआ है आपका 1097 ईस्वी में, 1000। और इसके जो संस्थापक है उसका नाम है नान्यदेव, ठीक है। संस्थापक का नाम इसका क्या है? नान्यदेव नाम है। अच्छा, इसमें विशेष करके पूछा जाएगा कि ये जो आपका कर्नाट वंश है इसका जो क्षेत्र विस्तार था बिहार के कौन से क्षेत्र में था, है ना। तो दोनों ही भौगोलिक दृष्टिकोण से कहें तो उत्तर बिहार, और वो प्रदेश जो है आपका मिथिला कहलाता था। क्या कहलाता था? मिथिला, ठीक है। तो ये जो कर्नाट वंश है, इस कर्नाट वंश के शासन काल के दौरान मिथिला का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है। बात समझ में आई? मतलब इतना खुशहाल कभी भी मिथिला नहीं रहा था जितना कि इस कर्नाट वंश के शासन काल के दौरान रहा था। तो इस पॉइंट को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए अभी आप लोग कि मिथिला का स्वर्ण काल कहलाता है ये जो है आपका कर्नाट वंश। मिथिला का स्वर्ण काल कौन सा? कर्नाट वंश। इसकी स्थापना किसने किया है? नान्यदेव ने। कब किया है? 1097 ईस्वी में, ठीक है। इनका जो बेटा है उसी का नाम है गंगदेव, ठीक है। देखो जितना भी राजा मिलेगा उस सब का बेटा भी जो भी होगा उस सब का नाम जो है एकदम मिलता जुलता रहेगा। एक तो जो उसका डायनेस्टी रहेगा, वंश रहेगा, उसका असर उसका सरनेम में जरूर दिखेगा। जैसे पाल वंश में कैसे बता रहे थे, हाँ, गोपाल हो गया, धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, रामपाल हो गया, ठीक है। तो इसमें सब में देव देव लगा रहेगा। पहले कौन था? नान्यदेव। और उसके बाद इसका बेटा कौन है? गंगदेव है। तो जो गंगदेव है इसके समय में जो है इस पूरे प्रदेश का कर्नाटक का जो राजधानी बनाया गया था वो राजधानी था सिमरावगढ़। राजधानी कहां था? नाम सुना सुना लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है तब भी बोल रहा है सब यस सर, लग रहा है। गंगदेव ने इस कर्नाटक वंश की राजधानी कहां बनाई? सिमरावगढ़ जो है वर्तमान बिहार का हिस्सा नहीं है, ये जो है वर्तमान नेपाल का हिस्सा है। किसका है? तो सिमरावगढ़ जो है ये वर्तमान नेपाल का हिस्सा है। और इसमें यह समझिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो आपका कर्नाटक वंश है इसका विस्तार जो है बिहार के साथ साथ कहां था, है ना। मतलब मिथिला प्रदेश में तो ये है ही, ये पूरे बिहार का क्षेत्र के साथ साथ ये जो नेपाल का हिस्सा है इसमें भी जो है आपका विस्तार था। किसका? राजधानी को सिमरावगढ़ किसने बनाया था? किसने? किसका बेटा है? नान्यदेव का बेटा है ना। इसमें से ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है कि कर्नाटक वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? वर्तमान बिहार का हिस्सा है? कहां का हिस्सा है? ठीक है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है नरसिंह देव। क्या नाम है? ये भी इसी वंश का शासक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं। और इस नरसिंह देव के शासन काल में ही इस पूरे मिथिला क्षेत्र में जो है वो बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। समझ में आ रहा है? शासक कौन है मिथिला का? और नरसिंह देव के शासन काल में ही तुर्की आक्रमण मिथिला के क्षेत्र में हुआ है। और वो आक्रमणकारी कौन है? हाँ, कौन है? बख्तियार। लेकिन यहां पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे आक्रमण जब होने लगा तो उसके पहले ही दोनों के बीच में संधि हो गया। और इस समय नरसिंह देव जो है नजराना भिजवाते हैं बख्तियार खिलजी के लिए। नजराना समझते हैं? हाँ, धन दौलत। फिल्म में नहीं देखे हो कि आपके लिए नजराना भेजा गया है, सोना चांदी उसमें इंक्लूड रहता है। तो नरसिंह देव जो है इसने जो है बख्तियार खिलजी को क्या भेजा था? नजराना, यानी उपहार के तौर पर इसको दिया सोना चांदी, ठीक है। और इसके कारण से ये खतरा टल गया, ये आक्रमण
नहीं होता है बख्तियार खिलजी का। बिहार जरूर जीतते हैं बख्तियार खिलजी, लेकिन उनका पूरा मेन फोकस रहेगा नालंदा बिहार शरीफ का जो क्षेत्र है, पूरे मगध का जो प्रदेश है वो। मिथिला के क्षेत्र में जब नरसिंह देव है इसको पैसा दे दिया, पैसा दे तो लगा ठीक है भाई छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, हालांकि आगे चल करके तो ये तुर्की साम्राज्य में ही शामिल होगा। लेकिन उस समय जब राजा जो रहता है अपना बचाव देखता है सबसे पहले, है कि नहीं? बाकी कौन कहां के राजा वो अपना समझते रहे। भारत में ये हेर फेर इतना ज्यादा क्यों हुआ था? क्योंकि भारत में क्षेत्रीय राजा बहुत था अलग अलग जगह पर। तो कभी कोई आक्रमण कर रहा है ना, तो तीसरा वाला उसका मदद कर दे रहा है, जिस पर आक्रमण करना है वो तो है ही उसका अपोजिट में, बगल वाले को दोस्त बना लिया। समझ में आ रहा है? उसको कुछ पैसा दे दिया या फिर उसको भी ऐसा डरा दिया कि अगर तुम हमको मेरा साथ नहीं दोगे तो हम पहला आक्रमण तुम पर ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए जो है ये जो पूरा भारत मध्यकाल में आपने देखा कि 2-4 शासक ही ऐसे रहे हैं कि उस समय पूरा संगठित रहा है, नहीं तो ये बाबर से लेकर के, बाबर ने संगठित करना शुरू किया था आपके मुगल काल में, और वो औरंगजेब तक रहा। औरंगजेब के बाद क्या हुआ? फिर टूटना फूटना शुरू, भारत कई क्षेत्रों में बढ़ चुका है। तो इसका कारण क्या है? एक तो योग्य शासक नहीं होना, और योग्य शासक जब नहीं होता है तो तीसरा व्यक्ति ज्यादा फायदा उठाता है। तो जब उस समय अंग्रेज आया तो अंग्रेज क्या देखा कि भारत कई भाग में टूट गया है, अलग अलग क्षेत्रीय राजा है, तो क्षेत्रीय राजा को ही लड़वाना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे स्थिति में यहां नरसिंह देव जो है, यहां पर क्या होता है कि नजराना भिजवा देते हैं बख्तियार खिलजी को, और इसीलिए इस प्रदेश में आक्रमण नहीं होता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद जब आप जो है मेडिवल हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तुगलक वंश का शासनकाल, तो उस समय एक शासक है जिसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या बोला हमने? गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए यहां कर्नाट वंश बता रहे हैं, इसको फिनिश करना है इसलिए इनका नाम लेना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? जब हम मेडिवल बिहार पढ़ाएंगे तो फिर से ये आपको दोबारा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो है वो बिहार अभियान चल रहा था 1324 ईस्वी में, ठीक है? 1324 में जो है ये बिहार अभियान चल रहा है बिहार को जीतने के लिए। कब की बात कर रहे हैं? तो अगर मध्यकाल के विषय में कहा जाए तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका दिल्ली चला गया है। कहां चला गया? जो भी आपके चाहे गुलाम वंश के शासक रहे, चाहे खिलजी वंश के, चाहे तुगलक वंश के, या सैयद या लोधी, सबका जो मेन केंद्र है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, कहां है वो? एंशिएंट टाइम में देखा कि पटना था, और ये मेडिवल टाइम में कहां चला गया? तो सल्तनत काल के जितने भी शासक रहेंगे वो सबको दिल्ली सल्तनत में मिलाने का प्रयास करेगा। तो यहां दिल्ली और यहां आपका बिहार। तो 1324 और तुगलक वंश में एक शासक जो पहले संस्थापक के रूप में भी रहे, इसका शासन काल चला है 1320 से लेकर के 1325 तक, है ना? 1320 से 1325। और इसी बीच में 1324 में बिहार जीतने के लिए अभियान चल रहा है। तो यहां पर आकर के बिहार जीता भी और जीत करके वापस भी गया। इस समय जो है कर्नाट वंश का जो राजा है उसके विषय में पूछा जाएगा आपसे कि जब बिहार अभियान चल रहा है गयासुद्दीन तुगलक का, तो इस समय जो कर्नाट वंश का शासक है वो कौन है? और ये जो है आपके हरि सिंह है। क्या नाम है? कर्नाट वंश का शासक कौन है? तो हरि सिंह इस युद्ध में हार गया, और हारने के बाद क्या होता है कि बिहार को भी जो है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। किसके द्वारा? गयासुद्दीन। इसी समय वो घटना हो रहा है ना इसके साथ 1324 से, और ठीक इसके एक वर्ष बाद जब ये बंगाल जीत करके वापस जा रहा है दिल्ली, याद है इसका घटना? हाँ, जब गयासुद्दीन तुगलक जो है कह रहा है हमारे साम्राज्य को कभी बुखार लग रहा है तो कभी दस्त लग रहा है, एकदम मतलब सही तरीके से संचालित नहीं हो रहा है। तो इनको लोगों ने क्या दिया सलाह कि अब जो है आपको यहां पर जो है मुलाकात करना पड़ेगा जो है निजामुद्दीन, एक सूफी संत थे, है ना? तो ये 1324 के ठीक एक वर्ष बाद 1325 का ही तो ये घटना है ना, कि इस समय ये बंगाल जीतने आया और बंगाल जीत करके जब वापस जा रहा है तो इसी समय यह घटना हुआ है। ये कहानी बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये बात याद रखना है आपको कि जब बिहार पर आक्रमण हुआ है 1324 में, तो इस समय जो है कर्नाट वंश के शासक कौन है? हरि सिंह। और लगभग 1394 मतलब 14वीं सदी के अंत में जो है, कब बात कर रहे हैं हम? 14वीं सदी के अंत में, ठीक है, इस पूरे कर्नाट वंश का पतन हो गया, कर्नाट वंश खत्म। अब इस समय समझ लीजिए कि पूरा बिहार का जो क्षेत्र है वो लगभग दिल्ली सल्तनत में शामिल रहेगा।
बीच बीच में क्या होगा कि जो बंगाल के शासक रहेंगे वो भी बिहार को शामिल करेंगे। बिहार की स्थिति मध्यकाल में बहुत ही जर्जर रहा था। वो तो एक बीच में शेर शाह सूरी आए तो थोड़ा पटना को मजबूत किया, मगध को मजबूत किया, नहीं तो दिल्ली सल्तनत के दौरान भी और मुगल काल के दौरान भी बिहार की स्थिति ऐसी थी कि ये बिहार को कभी आधा बंगाल की तरफ मिलाया जा रहा है तो आधा जो है दिल्ली सल्तनत की तरफ मिलाया जा रहा है। और इसीलिए कई ऐसे सूबेदार नियुक्त किए जाते थे बिहार में कि वो सूबेदार खुद कहता था कि कभी इधर दिल्ली जा रहा है, कभी बंगाल जा रहा है, इससे बढ़िया है कि हम ही यहाँ के राजा बन जाते हैं। नुहानी वंश एक जो है आपका यहाँ पर उत्पन्न हुआ, नुहानी वंश, दरिया खान नुहानी, सब नाम सुना आपने? तो उन लोगों को सूबेदार बनाया गया था और इसी पूरे प्रदेश का वो राजा बन गया। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक पहले आपका जो है लिख लिया जाए ये दोनों वंश को। अभी छुट्टी कहां से? बिना लिखे हुए, बिना लिखे हुए थोड़े ना छुट्टी मिलेगा आपको। कहां तक लिखे? सुंग वंश लिख लिए थे? सुंग वंश लिखा था? कनु वंश से लिखना है नहीं? अच्छा, इस ग्राफ को एक बार बना लीजिए तो जरा आप लोग, ठीक है। शिशु, ये हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद मौर्य और फिर मौर्योत्तर, और सुंग कनु, इसके बाद फिर कुषाण के बाद गुप्त काल आया तो सबसे चरम पे रहा था मगध की स्थिति। मगध की स्थिति लड़की लोग कह रही है कि पहले ही हम बना लिए हैं, तभी ना समझ में कम आता है। जब पढ़ा रहे होते हैं तभी लिख लेती है। मतलब हर बातें में सोच लेना है, नहीं जल्दी जल्दी लिखना ना, छुट्टी में जल्दी जाना होगा। नहीं, छुट्टी में जल्दी जाना होगा इसलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए, है ना। अच्छा, इस समय जब आपका छुट्टी होता है तो कितने लोगों को घर जाते थे चक्कर जैसा लगते रहता है। देखो मन की बात होता है ये सब, ठीक है। 8 घंटा रहने के बाद, और अगर मान लीजिए कि आप रूम पर जा रहे हैं, खाना वाना बनाने का जो है आपका जो है खुद ही जो है वो जिम्मेदारी दिया गया है, तो वैसे स्थिति में तो और लग रहा है कि दोनों पार्टनर के बीच में झगड़ा हो रहा है। रूममेट के साथ में, नहीं तुम बर्तन नहीं धोए हो, हम खाना कैसे बनाए। ये बहुत ज्यादा जो है स्थिति गंभीर है, नहीं दिन भर क्लास करने का चक्कर जो है। और मेंस वाला जब क्लास हो रहा था पिछले साल, तो वो 12 घंटा चल रहा था। सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 बजे तक। लिख लिए? अरे इसमें है क्या? हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद और मौर्य। चलिए आगे लिखिएगा, कनु वंश, यहीं से शायद लिखवाना बाकी था, है ना। इसमें कहा हमने इसमें लिखा था जी? तो सुंग वंश से लगता है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लिखिए। मिट गया था क्या? मच्छर मिटा दिया था क्या इसमें? देखिए यहां है, लिखिए कनु वंश। दिस डायनेस्टी इज एस्टैब्लिश्ड बाई। क्या हो गया? ये तो बोरिंग रोड होता है, क्लास बन गया नहीं। इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना लगभग 75 ईस्वी पूर्व, लगभग 75 ईस्वी पूर्व देवभूति की हत्या कर, देवभूति की हत्या कर वसुदेव के द्वारा किया गया था। इस वंश की स्थापना लगभग 75 ईस्वी पूर्व देवभूति की हत्या कर वसुदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। हल्ला क्या कर रहा है जी? लिखिएगा, ये ब्राह्मण शासक थे, ये ब्राह्मण शासक थे। ये ब्राह्मण शासक थे।
चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। इस वंश के शासन काल में मगध साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया। इस वंश के शासनकाल में मगध केवल पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, सातवाहनों के द्वारा इस वंश की समाप्ति की गई। सातवाहनों के द्वारा इस वंश की समाप्ति की गई। लिख लिए? चलिए, ये लिखा हमने, एक ब्राह्मण शासक लिखवा दिया आपको। एक और पॉइंट ऐड कर दीजिएगा इसमें बस, ठीक है। कण्व वंश के शासनकाल के दौरान भी, कण्व वंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध भिक्षुकों की स्थिति, कण्व वंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध भिक्षुकों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बौद्ध भिक्षुकों की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब एक बात तो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि मौर्योत्तर काल में ये जो वंश है ये सभी ब्राह्मण शासक है ना। अब ये इतिहासकार ऐसे नहीं बोलते कि जो क्षत्रिय संभाल लेते थे साम्राज्य को, वैसे ब्राह्मण को संभालना मुश्किल है ना। तो ये आपने डायग्राम से जो हमने बताया था समझ लिया होगा आपने, है ना। जब शुंग वंश का शासन काल चल रहा है तो उस समय जो कलिंग का जो क्षेत्र है वहां पर जो है चेदी राजवंश है। कौन सा? अच्छा देखिए, तो एक आपका जो थोड़ा बहुत भी स्पेस बच रहा है क्या ये शुंग वंश में? अगर थोड़ा बहुत जगह है, एक लाइन उसमें जुड़ जाएगा। अगर जुड़ जाएगा तो बस लिख लीजिए एक, ठीक है, कि चेदी शासक खारवेल ने, अगर जगह है तो लिख लीजिए ना, जो शुंग वंश है, शुंग वंश के अंत में देखिए, अगर थोड़ा सा भी स्पेस उसमें लिखिए, चेदी वंश के, ठीक है, चेदी शासक खारवेल ने शुंग वंश के दौरान मगध पर आक्रमण किया। शुंग वंश के दौरान मगध पर आक्रमण किया तथा यहां के राजा बृहस्पति को हराकर चेदी वंश के शासक खारवेल ने शुंग वंश के शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया तथा यहां के शासक बृहस्पति को हराकर, बृहस्पति, लिखो फिर समझाते हैं, बृहस्पति को हराकर मगध से जीन की मूर्ति वापस लेके गया। मगध से जीन की मूर्ति, कल के क्लास में डिस्कस किए थे ना इसको, जीन की मूर्ति वापस लेकर गया, जीन की मूर्ति वापस लेके गया। अब देखिए इसमें जो राजा आपको देखने को मिल रहा है बृहस्पति, एकदम नया लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो खारवेल का जो हाथी गुंफा अभिलेख है उसमें इस बात को मेंशन किया गया है। तो इतिहासकार जो है अपना गुना भागा कर करके और ये पता लगाते हैं कि आखिरी राजा कौन है, तो उसको लगता है कि ये पुष्यमित्र शुंग ही है और इसी को उसने कहा है बृहस्पति। बात समझ में आई है? तो बृहस्पति के विषय में इतिहासकारों ने इसकी पहचान की है पुष्यमित्र शुंग के, है ना, पुष्यमित्र शुंग के रूप में, है ना। अगर जगह है तो उसमें जो है ब्रैकेट में लिख लीजिए, वहां पर पुष्यमित्र नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम बस इतना बताना चाह रहे थे कि इतिहासकारों ने बृहस्पति की पहचान
पुष्यमित्र शुंग के रूप में किया है। अगर ये उसमें एडजस्ट हो सकता है तो आप लिख लीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो अपने स्वेच्छा से आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। इतिहासकारों ने, अरे जिसका जगह नहीं है भाई मत लिखो अब, और क्या कहें हम आपको, इतना ही उतावले हो रहे हो तो। इतिहासकारों ने राजा बृहस्पति की पहचान, राजा बृहस्पति की पहचान पुष्यमित्र शुंग के रूप में किया है। राजा बृहस्पति की पहचान पुष्यमित्र शुंग के रूप में किया है। अच्छा, इस समय धर्म को लेकर के लगातार विवाद चल रहा है कि नहीं? लेकिन जब मौर्य वंश है तो उनका जो बेटा और बेटी जो है ना, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, उसके बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहां भेजा था? तो कहीं ना कहीं यह सवाल भी बनता है कि बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने में सबसे अधिक योगदान जो रहा था, किसका रहा था? अशोक का। और बौद्ध धर्म का सबसे अधिक विनाश करने में जो हाथ रहा है वो आपका शुंग वंश का रहा है, और कर्ण वंश का सबसे अधिक तो शुंग मानिए। ठीक है। प्रचार प्रसार में सबसे अधिक मौर्य में आपके चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसका विनाश करने में सबसे अधिक शुंग का। इसको भी याद रखना है। आगे बढ़े। शुंग वंश आपका यह हुआ था, कर्ण लिखवा दिया हमने, है ना। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कुषाण के विषय में, बस 2-3 लाइन को ऐड करना है। कुषाण के विषय में बस 2-3 लाइन। कुषाण वंश लिखिए। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस के द्वारा किया गया था। कुजुल कडफिसस के द्वारा किया गया था। कुजुल कडफिसस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, कुषाणों ने मगध क्षेत्र में, कुषाणों ने मगध क्षेत्र में गुप्त शासकों को, गुप्त शासकों को यहां का सामंत बनाकर, गुप्त शासकों को यहां का सामंत बनाकर साम्राज्य को सौंप दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसकी राजधानी को केवल इसलिए हम लिखवा रहे हैं ताकि आपका ध्यान रहे कि ये लोग जो है अब पाटलिपुत्र के ऊपर विशेष ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है। लिखिएगा कुषाण वंश के शासनकाल में कुषाण वंश की राजधानी, और डैश देकर के लिखिएगा। पहले नंबर पर लिख लीजिएगा पुरुषपुर, राजधानी में पहले नंबर पर लिख लीजिएगा पुरुषपुर, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्तमान पेशावर। आप लोग इस बार हां नहीं बोले नहीं तो कोई सवाल करो तो बस यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई बात भी, मतलब आप लोग से कोई टीचर ऐसा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि अगर आप उनको, आपको समझ में नहीं आया और आप नो सर बोल दिए, है ना। हमेशा ही यस सर बोलते हैं कि नहीं, चाहे कितना ही मुश्किल बातें जो है, कितना ही मुश्किल कॉन्सेप्ट चल रहा हो। इसमें आप पूरा सपोर्ट करते हैं शिक्षक का, हम समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक सपोर्ट नहीं करना होता है। पता चला कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे लिखिए, आगे लिखिएगा। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी।
है ना। चौथा या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। बस इतना ही इसमें। आगे लिखिएगा आप लोग गुप्त वंश या गुप्त काल लिखिए पूरा। इसमें जो है लंबा चौड़ा जो है ये राजा इसमें रहते हैं बहुत सारे। गुप्त काल इसमें लिखिएगा। इस वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। इस वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा प्रारंभ में गुप्त शासक कुषाणों के सामंत बनकर, प्रारंभ में गुप्त शासक कुषाणों के सामंत बनकर मगध में साम्राज्य विस्तार किया। मगध में साम्राज्य विस्तार किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम पहले स्वतंत्र शासक थे। पहले स्वतंत्र शासक थे जिसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जिसे इस वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ, जिसके तत्पश्चात वैशाली को मगध में मिला लिया गया। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने इस वंश में पहली बार सोने के सिक्के या स्वर्ण सिक्का, पहली बार स्वर्ण सिक्का चलाया। इसके शासनकाल में सिक्कों के एक तरफ राजा रानी, और ब्रैकेट में इसी के साथ लिख लीजिएगा चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी। जो राजा रानी की बात हमने किया है ना, तो एक तरफ चंद्रगुप्त प्रथम और एक तरफ कुमार देवी, है ना। इसके शासनकाल में क्या बोला था इसके बाद, एक तरफ राजा रानी तथा एक तरफ सिक्का बोला था पहले, सिक्कों पर एक तरफ राजा रानी तथा एक तरफ लक्ष्मी देवी का चित्र बना होता था। लक्ष्मी देवी का चित्र बना होता था। लक्ष्मी देवी का चित्र बना होता था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कुमार गुप्त प्रथम ने
कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। कुमारगुप्त प्रथम ने कह रहा है, आप सभी दोस्तों से गुजारिश है प्लीज सर को कहिए कि क्लास डाउनलोड करने का ऑप्शन दे। नीचे कह रहा है नहीं देने के लिए बोले हैं सर, वीडियो रुक रखा है। सर वैसे भी टेक्निकल ये सब काम तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब लाइव आप लोग क्लास, लगता है डाउनलोड के चक्कर में लोग क्लास नहीं करता है लाइव बहुत सारा, लेकिन रिकॉर्डेड तो मिलता ही होगा, नहीं सिर्फ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रहता होगा। चलिए आगे लिखिएगा। महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त शासन काल के दौरान ही किया गया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त शासन काल के दौरान ही किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान का मगध में आगमन होता है। ठीक है ना, मगध में इन्होंने पुस्तक फा क्यों की, ठीक है यहां लिखना, इन्होंने पुस्तक फा क्यों की में पाटलिपुत्र की प्रशंसा की है। फा क्यों की में पाटलिपुत्र की प्रशंसा की है। अब ये चाइनीज लोग है तो नाम भी वैसे ही रहेगा ना, तो 15 मिनट सुन लोगे तो चाइनीज को चाई चुई चम हर अगला सेंटेंस में वही उसका आते रहता नहीं यही उसका चलते रहता है। फा क्यों की ये पुस्तक है, इसमें पाटलिपुत्र की प्रशंसा की है। आगे लिखिएगा पाल वंश एकदम अंतिम समय में क्या आप लोग छुट्टी दे दे क्या? कितने लोग यस सर? इतना कमा थोड़ा, लिखो चुपचाप। अभी समर्थन करना चाहिए, इतना डरने की क्या जरूरत थी? अगर समर्थन आता तो छुट्टी कर सकते। लिखो पालवंश, टाइटल दीजिए यहां पर पालवंश। चलो यहां तक कम से कम कंप्लीट कर लो, कर्नाट वंश कल लिखवा देंगे, ठीक है। अरे बहुत ज्यादा बच जाता है तो फिर अगला दिन लिखवाना भी जो है ना मुश्किल होता है। तो पहले ही बोलना चाहिए था कितना मत पढ़ाइए सर। चलो ठीक है कल लिखवाएंगे। हाँ ठीक है, मंडे को आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। मंडे को मिलेंगे, दोबारा लिखवा देंगे, पहले ही आते हैं, ठीक है। हाँ बिहार स्पेशल और हिस्ट्री की क्लास जो है आपको कौन सा दिन? मंडे को होगा, सोमवार को, ठीक है। कल वापस से छुट्टी रहेगा ना। कल भारत सर का क्लास आप लोगों का होगा, ठीक है। अब से इतना